Dear student, today we discuss another topic of our chapter Electrochemistry 4, and the today topic under discussion is what are the application of EMF measurement and the EMF of the concentration cell with or without transference is used in various. First of all, it is used to determine the valency of ion. It is used to determine the activity coefficient and activity of the solution, and with the help of EMF we can determine the solubility and solubility product of springly soluble salt. तो ये सारा का सारा क्या है कि हम EMF की सहायता से बैलेंसी को भी निकाल सकते हैं, हम EMF की सहायता से एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को भी निकाल सकते हैं, हम EMF की सहायता से जो हमारा स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है उसकी हम सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकालती है। ज़्यादा एप्लीकेशन किसकी? EMF की, और वो किसके अंदर है? कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, या तो वो आपका क्या है विद है या विदाउट है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली पहले एग्जांपल लेता हूँ कि वी नो दैट कि EMF की सहायता, तो EMF की वैल्यू का पता है हमें किसके केस में? कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो उस केस में जो EMF की वैल्यू होती है उसके लिए फार्मूला होता है RT/F नेचुरल लॉग ऑफ A2/A1, जो आपका A2 और A1 है, ये एक प्रकार की एक्टिविटी किसकी टर्म होती है? कंसंट्रेशन की। तो ऑटोमेटिकली दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ C2/C1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन की सहायता से बैलेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हमें मान के चलिए एग्जांपल लिया है कि लेट अस कंसीडर वी हैव टू डिटरमाइन द बैलेंसी ऑफ मर्कुरस आयन एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई दिस मेथड। यहाँ क्या है, कोई आपका मरकुरी था, उसके ओन आयन का सोल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन आपकी ये थी, फिर ओन आयन का सोल्यूशन का जिसकी कंसंट्रेशन ये थी, और ये आपका क्या था? मरकुरस का क्या था? आयन था। अब इसकी बैलेंसी कितनी है हमने ये पता करनी है। अच्छा, जब आपका ये कंसंट्रेशन सेल है और विदाउट ट्रांसफरेंस है, तो उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन होंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो कैथोड एक्ट करेगा यानी राइट हैंड साइड पे रहेगा, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो n/2 और 1/2, तो ऑटोमेटिकली ये कंसंट्रेशन कम है, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये आपका कैथोड है यानी राइट हैंड साइड में, ये आपका एनोड है। हमने क्या निकालना है कि ये जो आपका मरकुरस है इसकी क्या बैलेंसी है, इसके ऊपर कितने के मतलब बैलेंसी है इसकी सिंपली। तो अगर मैं इसके अंदर फार्मूला यहाँ पे क्या है? C2/C1 है। अगर मैं पहले C2/C1 को यहाँ पे अगर सॉल्व कर लूँ तो क्या है? C2 की वैल्यू क्या है? 1/2 है, और आपका कहने का मतलब क्या है? आपकी C1 की कंसंट्रेशन क्या है? आपकी n/20 है, यानी नॉर्मल सोल्यूशन है किसका? 1/20 का, 1/20 का। तो ये क्या हो गया? इसको मैंने 1/20 लिख दिया, तो ये सारा सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया? 10 आ गया। तो इस इक्वेशन को मैं इसके अंदर पुट करता हूँ। R की वैल्यू 8.314 होती है, टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड होता है 298 होती है, एन की वैल्यू हमने निकालनी है, फ्राडे की वैल्यू 96500 होती है, और यहाँ पे इसका फार्मूले से वैल्यू क्या आ गई? 10। तो क्या आ गया? ई, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितने बराबर आती है? 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ C2/C1। ये आपकी 10 है, इसकी वैल्यू 10 है। तो मतलब जब इस सेल को हम आपस में क्या करते हैं, इस सेल के अंदर जब इस सेल पूरे सेल को हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी EMF की वैल्यू है वो प्रोड्यूस होती है, और उस EMF की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0.0295 वोल्ट होती है। हमें EMF से क्या निकालना था? बैलेंसी। तो EMF की वैल्यू हमें पता चल जाएगी जब हम सेल को आपस में क्या करेंगे, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कारण जो आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं और सेम इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे क्या होगा? EMF निकलेगा, और वो EMF किसके बराबर होता है? 0.0 आपका 9295 वोल्ट होता है। तो जब इसको मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.0591 डिवाइड बाई 0.0295। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू किसके बराबर आती है? 2 के बराबर आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका मर्कुरस आयन है उसके ऊपर कितने बैलेंसी है? उसकी 2 बैलेंसी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? Hg2 2 पॉजिटिव,
ये इसकी क्या वैलेंसी हो गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Hg2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है। तो ये हमारी क्या था, पहली एप्लीकेशन थी कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कहने का मतलब कंसंट्रेशन की EMF होती है उसकी सहायता से हम मान के चलिए हमें किसी भी सेल के अंदर वैलेंसी ऑफ आयन का पता नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी पहली एप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है, इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि इस जो EMF हमें पता हो तो उसकी सहायता से हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, अगर मान के जो एक्टिविटी होती है वो एक प्रकार का प्रोडक्ट होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलैलिटी का। किसका होता है, अगर ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी वैल्यू सिंपली किसके बराबर आ जाती है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो आपका एक्टिविटी होता है इसको मोलैलिटी स्केयर इनटू ये आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट स्केयर, यहाँ पे क्या आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। किसका चार्ज है, ये कैटायन का है, और नेगेटिव किसके लिए, अनायन के लिए। तो ये हमारे पास क्या था कि व्हाट इज द एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो जो आपका एक्टिविटी होता है वो एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है किसका, आपकी उसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट का और उसकी मोलैलिटी का। और जो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है वो एक प्रकार की रेशियो होती है आपकी किसकी, जो आपका कहने का मतलब क्या है, आपका जो एक्टिविटी है डिवाइड बाई मोलैलिटी, वो आपकी क्या होती है, आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। तो मान के चलिए हमें कोई एक सेल है, लेट अस कंसीडर ए सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाइड्रोजन आयन है जिसके ऊपर क्या है 1 atm प्रेशर है, उसके ओन आयन का सोल्यूशन है जिसकी एक्टिविटी क्या है A1 है। साथ में क्या है कि जो आपका AgCl है वो जो आपका इसी के भी क्या है ओन आयन का, ये आपकी क्या है सिल्वर की कोई एक रॉड है जिसका कहने का मतलब क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसके अंदर क्या है AgCl के अंदर साथ में लगा पड़ा है और उसी के ओन आयन का क्या है सोल्यूशन है। तो हमने इसके अंदर मान के चलो कि बोलता है हेयर द इलेक्ट्रोड ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोड ऑफ सिल्वर आर डिप्ड इन HCl सोल्यूशन। ये दोनों किसके अंदर डिप्ड है, HCl सोल्यूशन के अंदर। सो द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ HCl इज कैलकुलेटेड। तो कितनी एक्टिविटी है इस HCl की, ये हमने इसके अंदर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है कि कितनी एक्टिविटी है इसकी, कितनी इसके अंदर एक्टिविटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा लिख दूंगा 1/2H2 1 atm। जब ये HCl से साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो हमें क्या देता है, Ag देता है, सॉलिड देता है, प्लस HCl देता है जिसकी A की एक्टिविटी H, यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी एक्टिविटी क्या है H आयन है और इसकी एक्टिविटी क्या है Cl नेगेटिव है। और इस केस में N की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है। अच्छा, हमने सिंपल सा, अच्छा अब बोलते हैं कि अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, अगर मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ द EMF ऑफ द सेल लगा देता हूँ, इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ द EMF ऑफ द सेल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा E=E0 माइनस RT/F नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिड्यूसिंग स्टेट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। तो हमारे पास जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, ये 1/2 कर दो, क्या आएगा E=E0 Eg/E AgCl Ag इंटू AgCl प्लस RT/F, इसको मैंने ऊपर नीचे कर दिया, साइन बदल दिए, RT/F नेचुरल लॉग ऑफ 1 एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो बोलता है जब भी कोई सोल्यूशन आपस में क्या होता है डिसोशिएट होता है और ये क्या होता है इसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये क्या करेगा कंप्लीटली इसका कैटायन और अनायन के अंदर टूटेगा। तो एक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन की और क्लोराइड की इस केस में क्या है बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है A के बराबर। हमने कंसीडर कर लिया कि जो आपका जो HCl है वो एक प्रकार का क्या है कंप्लीटली डिसोशिएटेड है, तो वो क्या करेगा इक्वली कैटायन और अनायन के अंदर क्या करेगा डिसोशिएट करेगा। जब ये इक्वली कैटायन और अनायन के अंदर डिसोशिएट करेगा तो जो एक्टिविटी ऑफ कैटायन है और जो एक्टिविटी ऑफ अनायन है, इस केस में जो आपका एक्टिविटी किसकी कैटायन की है तो वो आपका क्या एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन है, और जो आपका एक्टिविटी ऑफ अनायन है वो आपका क्या एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन है। तो उन दोनों की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी। तो वो किसके बराबर होगी, उसकी सारे के सारे HCl की एक्टिविटी के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा E=E0 Ag इंटू AgCl प्लस RT/F नेचुरल लॉग ऑफ 1/A। अब
ये अच्छा। अब बोलता है कि हम जानते हैं, फार्मूला है कि जो आपका एक्टिविटी और जो मोलैलिटी है वो इस तरीके से रिलेटेड होते हैं, क्या कि ए इज इक्वल टू एम स्केयर इंटू गामा स्केयर पॉजिटिव नेगेटिव। ये कटायन और अनायन को पर्टिकुलर इसके अंदर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इस एक्टिविटी को इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन गया, जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू ऑफ ए जी ओब्लिक ए जी सी एल प्लस आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 एम स्केयर इंटू गामा स्केयर पॉजिटिव नेगेटिव कटायन और अनायन। तो अगर मैं इसको सिंपल करके लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, यानी ये फार्मूला होता है लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन के बराबर होता है। तो उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यूजिंग लॉगरिथम फार्मूला। तो क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट ए जी बाई ए जी सी एल प्लस आर टी बाई एफ, स्टार्टिंग क्या आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ये आपका क्या आ जाएगा, ये दोनों के अंदर 2 क्या है, कॉमन है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, पावर। पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो क्या आएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई गामा इंटू पॉजिटिव नेगेटिव कटायन और अनायन। एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी कटायन और अनायन, क्योंकि जब एक्टिविटी जो आपकी कटायन और अनायन की है तो जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट होगा वो भी किसको स्पेसिफाई करेगी, उसके कटायन और अनायन की वैल्यू को स्पेसिफाई करेगी। तो बोलता है इसको क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट ए जी ऑब्लिक ए जी सी एल प्लस आर टी बाई एफ लॉग, आपका नेचुरल लॉग जो 1 होता है, लॉग 1 होता है सिंपली, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी इसको हम 0 मानते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको डिटेक्ट कर दिया तो क्या बच गया -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एम इंटू गामा पॉजिटिव नेगेटिव एक्टिविटी कोएफिशिएंट जिसके ऊपर क्या है, कटायन और अनायन है। अच्छा, तो जब इसको मैं और आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये क्या था हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई नॉट ए जी इंटू ए जी सी एल माइनस 2 इंटू आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ एम इंटू गामा पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका कहने का मतलब क्या, कटायन और अनायन की वैल्यू तो क्या आएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट ए जी बाई सी एल। तो ये दोनों आपस में जो लॉग एम इंटू एन का मतलब होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो हमारे पास क्या आ गया 2 आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग एम माइनस 2 आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक्टिविटी का ऑप्शन जिसके ऊपर क्या है, कटायन और अनायन है। तो हम इसको और आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो इस चीज़ को है इसको इस साइड ले जाता हूँ, फिर इसको, तो हमारे पास क्या है ई प्लस 2 आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ एम माइनस ई नॉट ए जी ऑब्लिक ए जी सी एल बराबर है -2 आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव। तो बोलता है ये जो गामा पॉजिटिव नेगेटिव है ये मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, किसका है, हाइड्रोजन और क्लोराइड का इन द सॉल्यूशन। अगर मैं हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, ई प्लस 2 आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग ऑफ एम एक साइड में लेते हैं, उसको वर्सेस किस में, मोलैलिटी के अंडर रूट में इसके साथ क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमें क्या होगा, ई नोट की वैल्यू पता चल जाएगी, और जब हम ई नोट की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपका एक्टिविटी कोएफिशिएंट है कटायन और अनायन के केस में उसकी कोई ना कोई मोबिलिटी होती है, तो हम क्या करते हैं उसमें ई की वैल्यू को क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। और जब ई की वैल्यू मेज़र हो जाएगी तो जो उसकी कहने का मतलब जो गामा एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू है किसी भी जो मोलैलिटी के ऊपर हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कि कैसे हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट को आप मेज़र कर सकते हैं, किससे, अगर हमें ईएमएफ की वैल्यू का पता हो तो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका कहने का मतलब क्या है, तीसरा टॉपिक है, इसी का जो तीसरा पार्ट है कि हम इसकी सहायता से सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का भी पता कर सकते हैं। स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट आपके वो साल्ट होते हैं जो नहीं घुलते, बहुत कम घुलते हैं। अच्छा, इसके बाद बोलता है कि आप जो हम मान लेते हैं कि जो आप मानते नहीं हैं, जो आपका AgCl होता है, आपका BaSO4 होता है या PbSO4 होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट होते हैं, यानी दे वेरी स्मॉल अमाउंट दे आर डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, अब इस केस में भी हम क्या करते हैं, वही फार्मूला हैं, क्योंकि सेल कंसीडर कर लेते हैं जिसके अंदर वो क्या है, विदाउट ट्रांसफरेंस बाय नेचर है, और जब वो विदाउट ट्रांसफर बाय नेचर है तो उसके अंदर जो ईएमएफ की वैल्यू है उसका फार्मूला क्या है, RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ C2/C1।
ये इसका उस केस का फार्मूला है, तो ये हमें पता है इस चीज़ का। अब हम बोलता है कि इसकी सहायता से, इस ईएमएफ की सहायता से सॉल्युबिलिटी भी निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, किसका? स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का। स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट क्या है? आपके AgCl, BaSO4, PbSO4, दीज आर द सिंपल एग्जांपल ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट आर दो साल्ट विच डू नॉट डिजॉल्व या विच डिजॉल्व वेरी लेस अमाउंट इन वाटर। अच्छा, अब बोलता है कि इसको हमने कैसे निकालेंगे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बोलता है कि अगर हमें ईएमएफ की वैल्यू का पता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ द सॉल्यूशन का पता है, और कंसंट्रेशन ऑफ अनदर आयन को हम क्या करते हैं, यानी बोलता है कि बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अगर हम ईएमएफ की वैल्यू को पता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन की कंसंट्रेशन का पता है कि क्या C1 की वैल्यू, क्या C2 की वैल्यू, कोमा द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज अदर सोल्यूशन, और मान के चलो एक आपका स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट भी है, उसका भी आयन का पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से जो हमें जो कंसंट्रेशन ऑफ अदर आयन है ना सोल्यूशन की, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बोलता है कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज, ठीक है, कोई हम एक सेकंड सोल्यूशन ले लेते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, ठीक है जी, जिसकी आयनिक कंसंट्रेशन जो है बराबर होती है उसकी सॉल्युबिलिटी से। अच्छा, अब बोलता है कि हमें सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम सिंपली, किसकी पता करनी है, AgCl की। तो हम एक सेल लेते हैं Ag, उसकी कोई कंसंट्रेशन, उसके ओन आयन की कोई कंसंट्रेशन, ये आपका साल्ट ब्रिज है, ये आपका क्या है, KCl का सोल्यूशन है, जो क्या है, सैचुरेटेड विद AgCl, यानी KCl, और जब AgCl को हमने क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो जो आपका KCl है वो एक एक्सटेंट तक क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और उसके बाद वो डिजोल्व नहीं होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कह देते हैं, ऑब्लिक Ag। अब इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो है वो आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, टू कंसंट्रेशन सेल एक सेटअप इस तरीके से सेटअप करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड जिसकी कंसंट्रेशन आई है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन लो है उसको हम राइट हैंड साइड लेते हैं, और राइट हैंड साइड वो लेंगे जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर आपका AgCl क्या करता है, उस जिसको फॉर्म्ड बाई डिसोसिएशन ऑफ एज, और जो राइट हैंड साइड जिसमें जो आपका AgCl वो क्या करेगा, जिसके अंदर उसका डिसोसिएशन होता है। हमने क्या बोला कि आपका AgCl है, उसके अंदर हम KCl और मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, KCl की लिमिट तक क्या कर जाएगा, आपका डिजोल्व कर जाएगा, ठीक है, पर AgCl क्या करता है, डिजोल्व नहीं करता है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसके लो कंसंट्रेशन जो है आपकी सिल्वर आयन की, वो राइट हैंड साइड में कितना करता है। तो इसको मैं लिख दूंगा Ag1/10 kg, इसकी कंसंट्रेशन C हमें निकालनी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, क्योंकि ये अलग सोल्यूशन था, इसको इसमें मिक्स किया तो फिर जाके हमने निकाला, इसकी हमने इसके अंदर निकालनी है। आपका साल्ट ब्रिज है, इसकी हमें पता है, इसकी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि जो हायर होती है उसको हमने उस तरीके से लेना है, पर इस केस में स्पेशल केस है इसलिए हम इस तरीके से लेंगे। तो बोलता है कि EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूला होता है। इसमें हमें ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग स्टेट है, ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपल सी क्या है, यहाँ पे इसको देखते हैं हम, तो इसकी वैल्यू 0 सारा का सारा, n की वैल्यू इसके इसमें 1 होती है, तो f की वैल्यू करके ये हमारे पास आ जाता है 2.303 करके। तो इसके बाद ये आपका आ गया 0.01 डिवाइड बाई c आ जाएगा, 0.01 डिवाइड बाई c। इससे हम c की वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमें पता होगा कितनी है। अच्छा, फिर हमने मान के चलिए हमने क्या करना है, सपोज द सोल्यूशन ऑफ AgCl इन N/10 KCl कि बोलता है कि जो आपका AgCl का सोल्यूशन है वो KCl के अंदर क्या हो रहा है, घुल रहा। तो बोलता है उसके अंदर जो Ag आयन कितने हैं, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Ag आयन की वैल्यू होगी C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के बराबर। बोलता है पर डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, वेरी वेरी लो है। अब बोलता है कि जो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा AgCl में वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा एज कंपैरिजन टू क्लोराइड आयन, क्योंकि KCl के अंदर भी वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ KCl, क्योंकि जब KCl पानी में घुल रहा तो वो क्या करता है, घुलता है, और वो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव में टूटेगा, और क्या करेगा, Cl क्या होगा, नेगेटिव के अंदर जाएगा। तो बोलता है कि बोल रहा है कि
so the chloride ion produced by from AgCl are negligible as comparison to the, क्योंकि ये springly soluble chloride ion produced by the dissolution of KCl, क्योंकि ये springly soluble है, ये नहीं बोलते प्रॉपरली, तो बोलता है तो solution of AgCl इन n/2 KCl, उसकी वैल्यू किसके ऊपर होगी, जो क्लोराइड आयन की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, KCl के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है, इसकी मोलैलिटी कितनी है, यहाँ पे नॉर्मलिटी 0.01 या n/10 है, यानी 0.1 है। अच्छा, अब बोलता है स्प्रिंगली सोल्युबल प्रोडक्ट ऑफ AgCl, ये किसके ऊपर करेगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, जितने इसके आयन है, किसका आयन, आपका Ag कितने आयन थे, Cl कितने, Ag की वैल्यू मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दी है, इसकी वैल्यू क्या है, C है, और क्लोराइड आयन की वैल्यू किसके बराबर है, 0.1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास केस की जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट उसकी वैल्यू हो जाएगी C मल्टीप्लाई बाई 0.1 के बराबर। अब बोलता है कि ये आपका क्या है, ये जब ये होगा तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। मान के चलो उसको हम क्या मान लेते हैं, S ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मान लेते हैं। जो आपका KS है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Ag और Cl की, तो इसको हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को हम क्या मान, इन दोनों की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, SS मान लेते हैं। इस केस में ये है, इस केस में इसकी वैल्यू ये है, SS मान, तो किसका मतलब क्या है, S²। तो आपका जो सॉल्युबिलिटी उसकी वैल्यू क्या होगी, √of KSP। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था कि कैसे हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ EMF ऑफ द सेल। ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है इस पर, कभी कभी, बहुत कम है, ये आपको पूछ भी लेता है पेपर में कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज़ है, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या चीज़ है, कैसे हम बैलेंसी निकालते हैं EMF की सहायता से, जो किसके अंदर है, कंसंट्रेशन सेल के अंदर है। ओके।